गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव प्रवास जो टॉपिक है वो, और उसमें हम मानव प्रवास क्या होता है, मानव प्रवास के रूप क्या होते हैं, उनके बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे थे मानव प्रवास के कारक जो हैं, क्या कारण है जिनके कारण मानव प्रवास करते हैं। उसमें हमने प्राकृतिक या भौतिक कारण के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। तो जनसंख्या स्थानांतरण के मुख्य कारण जो है वो किसी देश की भूमि पर उसकी जनसंख्या का अधिक भार होने से उस देश की खाद्य सामग्री का अभाव होना है। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का भार अधिक बढ़ जाता है तो वहां पर उपलब्ध जो खाद्य सामग्री होती है वो उन लोगों का भरण पोषण करने के लिए कम पड़ती है, उसका अभाव हो जाता है, जिसके कारण पड़ोसी देशों की धन धान्यता से लाभान्वित होने के लिए वो लोग वहां से प्रवास कर जाते हैं, और जो आस पास के जो धन धान्य संपन्न क्षेत्र होते हैं वहां पर वो लोग आक्रमण की भावना उनमें आ जाती है। अगर आप ये मैप देखेंगे तो इसमें जैसा कि ग्रिफिथ टेलर का जो सिद्धांत है प्रवास कटिबंध वाला, उसके अनुसार ये जो भाग है ये मध्य एशिया का, यानी कि यहाँ पर इसको मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है कि मानव का विकास जो है, उद्भव जो है वो यहाँ पर सबसे पहले हुआ। और ये जो एरो बता रहे हैं ये इस क्षेत्र से मानव का जो बाहर प्रवास हुआ है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है ये तो हो गया उत्प्रवास का क्षेत्र। यहाँ पर कौन से कारक काम करते हैं? प्रतिकर्षक कारक। और जहां पर ये लोग जा रहे हैं वो हो गए आप्रवास के क्षेत्र। वहां पर कौन से कारक कार्य कर रहे हैं? आकर्षक कारक जो है, यानी कि यहाँ पर पुश फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और जहां पर ये लोग जा रहे हैं वहां पर पुल फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम आर्थिक कारण की बात कर रहे हैं, और जनसंख्या स्थानांतरण का सबसे प्रमुख आर्थिक कारण जो है वो है जीविका के साधनों की सुविधा जुटाना। ठीक है, जनसंख्या का भार, भोजन सामग्री का अभाव, नई भूमि का आकर्षण, औद्योगिक केंद्रों का आकर्षण, सिंचाई की सुविधा, खनिज और वन संपदा की उपलब्धि, निवास क्षेत्र में जीविका निर्वाह के साधनों की कमी, यातायात और व्यापार आदि विभिन्न आर्थिक कारणों से प्रवास जो है वो होता है। और जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन, उपयुक्त जलवायु, उन क्षेत्रों वो क्षेत्र जो है वो आकर्षण के कार्य करते हैं और जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृषि और सिंचाई सुविधा के कारण ही जो नदी बेसिन है, जैसे गंगा, यमुना, यांग आदि जो भी नदी बेसिन है, वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है, वहां अधिक लोग रहते हैं क्योंकि वहां पर कृषि कार्य की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अगर हम आर्थिक कारणों से प्रवास की बात करें तो इसमें कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप में जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक उसमें वृद्धि हुई, और जीवन स्तर जो था वो गिरने लगा लोगों का। तो इसलिए यूरोप से विभिन्न लोगों का प्रवास जो है वो उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका की विस्तृत कृषि योग्य भूमि की ओर हुआ, क्योंकि वहां पर कृषि योग्य भूमि जो थी वो वृहद मात्रा में उपलब्ध थी। ठीक है, तो यूरोपियन, जापानीज जो है वो लोग इन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर गए। ऐसे ही 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो अलास्का और ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्डी और कुलगाड़ी जो है वहां पर सोने की खानें हैं, उन्होंने स्पेन वासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसे ही मध्य एशिया में तेल के कुएं हैं, उन्होंने बाहर से लोगों को, आप्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है, तो उच्च आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर से निम्न आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का जो है प्रवास वो देखने को मिलता है। ये तो बात हुई आर्थिक कारणों की। अब अगर हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, प्रजाति लगाव और भेद, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक मेलझोल, शिक्षा, पर्यटन, धार्मिक संकट
आदि जो कारक है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में शामिल किए जाते हैं। जैसे हम विकासशील देशों में निम्न सामाजिक स्तर के लोगों में गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लोग रोजगार के लिए यानी कि जीविकोपार्जन की खोज के लिए वो लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं या दूसरे देशों की ओर पलायन करते हैं। जबकि विकसित देशों में सर्वाधिक प्रवास की प्रवृत्ति जो है वो कुशल, सुशिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में पाई जाती है। अब अगर हम एक एक करके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो शिक्षा को अगर हम देखें तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी कि विद्या अध्ययन हेतु विद्यार्थी जो है वो गांव से नगरों को प्रवास करते हैं। प्रशिक्षित युवकों का उच्च रोजगार के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों में प्रवास होता है। ऐसे ही तीर्थ स्थल देखें तो मुस्लिम लोग जो है वो मक्का मदीना, रोमन कैथोलिक लोग रोम को, यहूदी लोग जेरूसलम को प्रवास करते हैं। धार्मिक संकट अगर हम देखें तो सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 73 लाख लोग भारत आए और 67 लाख लोग मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान गए। ये भी प्रवास था जो कि जिसका लिए कौन सा कारक उत्तरदायी था? इतर धर्म वाला, धार्मिक संकट वाला जो है। अब 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबियों में युद्ध होने के कारण ईरान और स्पेन पुर्तगाल में मानव स्थानांतरण हुआ। अब कुमारी सैम्पुल ने कहा है कि लंबी शताब्दियों तक होते रहने वाला जो मानव स्थानांतरण है वो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के द्वारा प्रवाहित और संचालित था। अब बात करते हैं हम राजनीतिक कारणों की। तो राजनीतिक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं आक्रमण, विजय, उपनिवेश बनाना, बलात् स्थानांतरण, राज्य नीति आदि। जो विभिन्न राजनीतिक कारण है वो उत्तरदायी होते हैं प्रवास के लिए। आक्रमण का अगर हम देखें तो जैसे विभिन्न मुस्लिम जो आक्रमणकारी हैं जैसे सिकंदर, महमूद गजनवी, गौरी, बाबर, चंगेज खान, तैमूर लंग, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिनके बारे में कि आक्रमणों के समय भारत में बहुत से लोग आए उनके साथ और वो लोग भारत में ही बस गए। अब विजय भी यानी कि किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने से भी प्रवास होता है। जैसे अगर हम देखें अंग्रेज जब भारत पर उन्होंने विजय स्थापित कर ली, पहले तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहले तो वो लोग व्यापार करने के लिए आए थे और फिर जब उन्होंने यहाँ पर यहाँ की जो आर्थिक संसाधनों को देखा तो उन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जब विजय प्राप्त कर ली तो वो लोग यहीं पर बस गए। अब अगर हम उपनिवेशों की बात करें तो विभिन्न विकसित देश जो हैं उन्होंने जिन क्षेत्रों में उन्हें संसाधन उपलब्ध थे, संसाधन बहुल क्षेत्रों में उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। जैसे इंडोनेशिया में डच लोगों का, लैटिन अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाली लोगों का, अफ्रीका एशिया में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने खेती, खनिज संसाधन, उद्योग धंधों, कच्चे माल के लिए अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। यानी कि वहां पर उन लोगों ने प्रवास जो था उन लोगों का हुआ। एक होता है बलात् प्रवसन यानी कि जबरदस्ती जो प्रवास होता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीयों को कुली बनाकर यानी कि अपना सामान ढोने के लिए वो लोग मॉरिशस, गायना, फिजी आदि देशों में ले गए। हाँ, 18th सेंचुरी में अफ्रीकन निग्रोज को अमेरिकी लोग जो थे वो दास बनाकर ले गए। तो ये जो प्रवास है ये बलात् प्रवसन के उदाहरण है। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा जो है जो कि विकसित देश हैं, यहाँ पर इन लोगों ने अपनी श्वेत नीति लागू की हुई है जिसके अनुसार स्वतंत्र स्थानांतरण को यहाँ पर नियंत्रित किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं कारणों के कि मानव जो है वो एक गतिशील प्राणी है और जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या का भार आर्थिक साधनों की तुलना में असंतुलित हो जाता है तो वह अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रवास के प्रकार के बारे में। तो प्रवास जो है उसका वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। अगर हम काल क्रमानुसार प्रवास करें तो ऐतिहासिक काल के अनुसार जो प्रवास है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक प्रवास
ठीक है। तो प्रागैतिहासिक प्रवास जो है और दूसरा है ऐतिहासिक प्रवास। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक प्रवास की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रागैतिहासिक स्थानांतरण जो है वो मुख्यतः मानव उद्गम केंद्र से बाहर की ओर हुए थे, जबकि ऐतिहासिक प्रवास जो है वो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में हुए। ठीक है। मानव उद्गम केंद्र कौन सा था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को मैप दिखाया था कि मध्य एशिया का जो भाग था वो मानव उद्गम केंद्र था, और वहां से बाहर की ओर जो प्रवास हुए वो प्रागैतिहासिक प्रवास थे। प्रागैतिहासिक प्रवास मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण होते थे, और जैसे कि प्लेस्टोसीन हिमकाल के हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में कि क्रमिक आगमन से जलवायु में जो क्रमशः शीतल और गर्म होने वाली प्रवृत्ति थी, उसके कारण प्रागैतिहासिक प्रवास हुए हैं। जैसे कि मध्य एशिया जो है, जिसे कि मानव प्रजाति का उद्गम स्थल कहा जाता है, में जब जलवायु गर्म होती थी तब यहाँ मानव प्रजातियों का विकास हुआ, जब यहाँ गर्म जलवायु थी और जनसंख्या बढ़ जाती थी। लेकिन हिमयुगों के आगमन पर जलवायु शीतल होने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो बाहर की ओर पलायन कर गए। ठीक है। सबसे पहले उद्गम करने वाले जो निग्रिटो और निग्रो प्रजाति थी वो अल्प विकसित अवस्था में थी। ये लोग जंगलों में निवास करते थे, जबकि जो प्रजातियां बाद में यहाँ पर रहने लगी वो लोग विकसित थी और मध्य एशिया के निकट के क्षेत्रों में ही वो लोग बस गए। दूसरा है इसमें ऐतिहासिक प्रवास। तो ऐतिहासिक प्रवास जो है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन कालीन प्रवास, मध्यकालीन प्रवास, आधुनिक प्रवास। तो प्राचीन कालीन प्रवास जो है इसमें वो यूनानी और रोमन साम्राज्य के विस्तार होने के फलस्वरूप जो मानव का प्रवास हुआ वो प्राचीन कालीन प्रवास के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे कि भारत में आर्यों का आगमन, भारत से धर्म प्रचार के लिए लोगों का बर्मा, श्रीलंका, मलाया, जावा देशों को पलायन, वो इसके अंतर्गत शामिल है। मध्यकालीन प्रवास जो है वो उसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत में जो पश्चिम से आए हुए आक्रमणकारियों का प्रवास जो है वो इसमें शामिल है। जैसे कि मोहम्मद गौरी, गजनवी, बाबर, चंगेज खान के साथ जो आप्रवासी आए वो मध्यकालीन प्रवास के उदाहरण है। आधुनिक काल में जो प्रवास है वो यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ है। यूरोपीय प्रभाव सर्वाधिक बृहत और शक्तिशाली प्रवास यूरोपीय प्रवास, और 17वीं से लेके 19वीं शताब्दी तक यूरोप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया को जो प्रवास हुए वो आधुनिक प्रवास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये तो बात हुई काल क्रम के अनुसार प्रवास की। अब अगर हम अवधि के अनुसार प्रवास के वर्गीकरण देखें तो इसके आधार पे दीर्घकालीन प्रवास, अल्पकालीन प्रवास। तो दीर्घकालीन प्रवास जो है ये प्रवास बड़े पैमाने पर होता है, लंबे समय के लिए होता है। ठीक है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह अचानक हो जाता है, लेकिन इसका महत्व और प्रभाव जो है वो अधिक होता है। जैसे कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को जो प्रवास हुए, जैसे भारत से श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका को जो प्रवास हुए, स्पेन, पुर्तगाल से दक्षिण अमेरिका को जो प्रवास हुए, वो दीर्घकालीन प्रवास के उदाहरण है। जबकि अल्पकालीन प्रवास जो है ये कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, महीना भर के लिए होता है। इसमें क्या अपने जो प्रवासी है वो अपने मूल स्थान को वापस लौट आता है कुछ दिनों के बाद। इसमें जैसे कि देशाटन या तीर्थ यात्रा करने जाना, सद्भावना यात्रा करने जाना, राजनीतिक उद्देश्य से जो यात्राएं की जाती हैं, व्यापार आदि से संबंधित जो प्रवास होता है वो शामिल है। फिर इसमें है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास का मतलब है जो प्रतिदिन होता है प्रवास। ठीक है। ये मुख्य रूप से बड़े नगरों और उसके जो आसपास के उपनगरीय क्षेत्र होते हैं उनके बीच होता है, और औद्योगिक नगरों में आसपास के उपनगरों से, गांवों से जो लोग कारखानों में, कार्यालयों में काम करने के लिए आते हैं और शाम को अपने मूल निवास को लौट जाते हैं। जैसे कि विद्यार्थी हैं वो आसपास के गांवों से प्रतिदिन पढ़ने के लिए नगरों में आते हैं और शाम को अपने मूल निवास में लौट जाते हैं। तो ये प्रवास जो है मजदूरों का या काम करने वालों का, स्टूडेंट्स का, ये दैनिक प्रवास कहलाता है।
चौथा है इसमें मौसमी प्रवास। अवधि के अनुसार वाला जो प्रवास है उसमें मौसमी प्रवास में क्या होता है कि वर्ष के एक निश्चित समय पर या ऋतु में प्रतिवर्ष होने वाला जो मानव प्रवास होता है वो मौसमी प्रवास कहलाता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में देखें हम, जैसे हिमालय का उदाहरण लें, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ जातियां जो होती हैं वो चरागाहों की तलाश में अपने पशुओं के साथ मौसमी प्रवास करती हैं। ठीक है, जब सर्दी ज्यादा होती है तो वो लोग नीचे घाटियों में उतर आते हैं, और जब वो गर्मी पड़ने लगती है तो वो वापस अपने ऊंचाई वाले क्षेत्रों को चले जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? मौसमी प्रवास के मुख्य रूप से तापमान में अत्यधिक परिवर्तन, खाद्य सामग्री का अभाव, आर्थिक और सामाजिक मांग पूर्ति हेतु ये प्रवास होता है। तीसरा जो है वो है प्रवास के आकार और संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसमें है वृहत संख्यक प्रवास आता है सबसे पहले, जो कि मध्य शताब्दी में, मतलब 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच जो यूरोप से अमेरिका को प्रवास हुआ बड़े पैमाने पर, वो जो कि अंतर महाद्वीपीय अंतरराष्ट्रीय प्रवास है, उसको बृहत संख्यक प्रवास के अंतर्गत लिया जा सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो 1947 में स्थानांतरण हुआ, वो भी बृहद संख्यक प्रवास का उदाहरण है। फिर लघु या अल्पसंख्यक प्रवास जो है उसमें क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में सर्वाधिक संख्या दैनिक स्थानांतरण की है, जिसमें श्रमिकों का स्थानांतरण शामिल है। ठीक है, या फिर जैसे कि किसी कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग के लिए लोग प्रवास करते हैं, या खिलाड़ी टीम का खेल के लिए जो प्रवास होता है वो लघु या अल्पसंख्यक प्रवास के उदाहरण है। चौथा है स्थिरता के आधार पर वर्गीकरण। स्थिरता के आधार पर प्रवास को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक स्थायी प्रवास और दूसरा अस्थायी प्रवास। तो स्थायी प्रवास जो होता है, इसमें प्रवासी जो होते हैं वो वापस अपने मूल स्थान पर नहीं लौटते, जबकि अस्थायी प्रवास में प्रवासी वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण है प्रवास का वो है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पे हम अंतर महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय या देशांतरीय या अंतरराज्यीय, ठीक है, क्षेत्रीय प्रवास, ये सारे आते हैं। तो इनमें अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। तो अंतर महाद्वीपीय या अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है, इसका उदाहरण भी, सबसे प्रमुख उदाहरण यूरोप से जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो प्रवास हुआ वो आता है। ठीक है, साथ ही प्राचीन समय में क्या था, जो मानवीय प्रवास के मुख्य कारण थे उनमें साम्राज्यवाद और मजदूरी करवाने हेतु, यानी कि बलात् स्थानांतरण प्रमुख कारण थे। वहीं वर्तमान समय में मानव का जो अंतरराष्ट्रीय या अंतरमहाद्वीपीय प्रवास होता है उसके कारण अब परिवर्तित हो गया। आज लोग मतलब घूमने के लिए, यानी पर्यटन की दृष्टि से, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या मतलब अच्छे रोजगार के अवसरों वहां पर उन्हें मिलते हैं तो वो लोग प्रवास करते हैं। लेकिन जो ये अंतरराष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय प्रवास होता है, ये बृहद प्रवास है। स्थायी प्रवास का महत्व इसमें अधिक होता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो दोनों देशों पर पड़ता है और साथ ही स्वयं प्रवासी पर भी। ठीक है, इसके परिणाम से क्या होता है, कई बार नवीन संस्कृति का भी विकास होता है। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये देखिए, ये यूरोपीय महाद्वीप है। यूरोप से ये वाले जो एरोज है ये दिखा रहे हैं उत्तरी अमेरिका को प्रवास। ठीक है, लैटिन अमेरिका को प्रवास, ये दक्षिणी अमेरिका को इस तरफ, ये इधर ये प्रवास हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये लोग दक्षिण अफ्रीका होते हुए इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी प्रवास करके गए हैं। जबकि भारत से जो प्रवास हुआ है वो इधर देखो, दक्षिण अफ्रीका की तरफ, इधर श्रीलंका की तरफ, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ हुआ है। चीन से जो प्रवास हुआ है वो दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ, और ये इधर इस रास्ते से, यानी कि प्रशांत महासागर के रास्ते से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर ये लोग आए हैं। ठीक है, और ये जो जापान से जो प्रवास हुआ है, इसको इधर देखिए, प्रशांत महासागर के थ्रू ये लोग उत्तरी अमेरिका, फिर इधर ये दक्षिणी अमेरिका की ओर, फॉकलैंड इधर होते हुए इनका प्रवास यहाँ पर हुआ है। तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय जो और अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है उसके उदाहरण है। अगर हम अब बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है ये
सघन आबादी वाले क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों की ओर हुआ है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय प्रवासन की। तो पश्चिमी यूरोप के समुद्र तटीय देशों से, जैसा कि अभी मैंने मैप में दिखाया, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड से लोग जो हैं वो समुद्री मार्गों के द्वारा अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया की ओर इन्होंने प्रवास किया। ये लोग जो हैं ये अपने साथ उच्च तकनीकी विज्ञान के उपयोग से इन लोगों ने वहां के संसाधनों का बहुत तीव्र गति से सुदोहन किया। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या दबाव बढ़ने से यूरोप में उपलब्ध संसाधन जो है वो कम पड़ने लगे, क्योंकि वहां पे क्या है, यूरोप महाद्वीप तो छोटा है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन वहां पे जनसंख्या जो है वो उस समय अधिक हो गई थी। तकनीकी ज्ञान उन लोगों का अधिक था, यानी कि वो विकसित देश थे। जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो महाद्वीप है यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम थी और यहाँ पे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। तो यूरोपीय देशों के जो लोग हैं इनके लिए यहाँ अपने देशों में संसाधन कम पड़ने लगे, जीवन स्तर गिरने लगा, जिससे मुक्ति पाने के लिए इन लोगों ने नवीन संसाधन युक्त देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो यूरोपीय देशों से जो प्रवास हुआ है वो दो दिशाओं में हुआ, एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवास को अगर हम देखें तो यहाँ पर पहुंचना सुगम था, प्रचुर जैविक संसाधन विद्यमान थे, जैसे कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय तटवर्तीय क्षेत्र, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस आदि में जाकर के यूरोप वासी जो थे इन्होंने गन्ना, कपास, गरम मसाले, कहवा, चाय, तंबाकू, नील आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। किंतु वहां की जो जलवायु थी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वो गर्म होती है, आर्द्र होती है, वो इन यूरोपियन लोगों के लिए अनुकूल नहीं थी इनके स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो समशीतोष्ण क्षेत्रों की जलवायु जो है वो यूरोपीय वासियों के अनुकूल थी और यह जनसंख्या जिसके कारण यहाँ जनसंख्या भी कम थी, जिसके कारण यूरोपीय जो लोग थे वो स्थायी रूप से इन क्षेत्रों में जाकर बस गए, जैसे यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहाँ की जलवायु जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय थी और यूरोप महाद्वीप जो है वो भी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इन देशों की जलवायु जो थी वो इन यूरोपीय लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके अनुकूल थी। तो ये लोग इन देशों में गए तो ये लोग वहां पर स्थायी रूप से बस गए। तो प्रजाति को स्थान विशेष से बाहर खदेड़ने के कारण वे बाहर जाकर स्थायी रूप से बस गए। और ये जो प्रवास है ये मुख्य रूप से मध्य एशिया से हुआ, बाद में पूर्वी चीन से हिंद चीन, भारत से दक्षिणी हिंद चीन, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह को। ठीक है, एक जो उदाहरण है वो भारत के जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वो श्रीलंका, म्यांमार, मंगोलिया आदि देशों को गए। अंग्रेज भारतीयों को कुली बनाकर गायना, फिजी, कीनिया, मॉरिशस, ब्राजील आदि देशों में ले गए। आज के लिए इतना ही, तो हम अपने कल के लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।